हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने वोकेबलरी स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। कल काफ़ी टाइम के गैप के बाद हमने कल से अपना नया बैच स्टार्ट किया था वोकेबलरी स्पेशल का, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने कहा था आपके 2 लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और आफ्टर 2 लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक बिल्कुल सीक्वेंस में हम वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ मैंने आपसे कल डिस्कस की थी। अब देखिए, हमने कल 2 चीज़ें डिस्कस की थी वोकेबलरी के अंदर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप जिसने कल का वीडियो देखा है उसने अच्छे से उसको एनालिसिस किया है। ये चीज़ मैंने आपको कल कही थी। अब आप जब लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हो, अपनी स्टडी को वापस स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने आप को भी एक सीक्वेंस में ले आओ कि जब आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो आपको उससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी एक सीरीज़ बने साथ साथ में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने वोकेबलरी के बारे में 2 मेन टास्क देखे थे। पहला देखा था हाउ टू रिमेंबर, कि एक्चुअली में वर्ड्स को याद कैसे करें। सेकंड चीज़ हमने क्या समझी थी, हाउ टू यूज़ देम, कि इनको याद तो हमने कर लिया पर एक्चुअली इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करें। ये 2 चीज़ें हमने समझी थी। उसमें भी हमने हाउ टू रिमेंबर के अंदर एक बहुत अच्छा मेथड जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, इस मेथड को मैंने आपको समझाया था, PRS मेथड। अब थोड़ा किसी को याद हो तो सोमनम बुलिस्ट, सोमनी लोक्विस्ट, याद है, कुछ वर्ड हमने इसके डिस्कस भी किए थे। अब देखो, जब मैं बताता हूँ तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ सर ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो, ग्रुप्स की हमने बात की थी। ग्रुप्स में हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिनोनिम्स को, सेकेंड एंटोनिम्स को और थर्ड होमोफोन्स को। ये 3 चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर क्या आता है हमारा, पैरोनिम्स। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पैरोनिम्स के बारे में। 4th नंबर क्या आता है हमारा, पैरोनिम्स। क्या है भाई पैरोनिम्स? अच्छा पहले जरा रिकॉल करो, होमोनिम्स क्या थे, होमोफोन्स क्या थे। होमोफोन्स हमने पढ़े थे 2 ऐसे वर्ड जिनका साउंड काफ़ी सिमिलर हो, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सिमिलर हो। याद करो, हमने अल्टर अल्टर डिस्कस किए थे 2 वर्ड। अब हम बात कर रहे हैं पैरोनिम्स की। पैरोनिम्स के लिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, जिनका बेस फॉर्म, या मैं कह सकता हूँ जिनका ओरिजिन ऑफ वर्ड जो होता है वो क्या था, सेम था। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या होता है, सेम होता है। ओरिजिन ऑफ वर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ मैं 2 आपको। एक वर्ड है आपका चाइल्डिश और सेकंड वर्ड है आपका, सेकंड क्या वर्ड आता है आपका, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, ये 2 वर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने क्या चीज़ समझाई थी कि ओरिजिन ऑफ वर्ड सेम होता है। ओरिजिन ऑफ वर्ड का मतलब क्या है कि उनका जो बेस है जिससे वो बने हैं वो दोनों सेम होगा। जैसे देखो, यहाँ चाइल्ड, यहाँ भी चाइल्ड, दोनों का स्टार्टिंग या ओरिजिन सेम है, पर आगे जाके एक तो चाइल्डिश है और एक चाइल्ड लाइक है। 2 वर्ड है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मैं बताऊँ आपको, चाइल्डिश जो वर्ड होता है वो अपने आप में नेगेटिव है और चाइल्ड लाइक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। चाइल्डिश क्या होता है, जो हम हिंदी में कहते हैं बचकानी हरकतें, उन्हें हम कहते हैं चाइल्डिश। तो अगर नेगेटिव है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिली। क्या होता है ये, सिली। पर अगर मैं चाइल्ड लाइक की बात करूं तो चाइल्ड लाइक पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन का फेस बच्चों की तरह दिखता है या कोई इनोसेंट पर्सन होता है उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लाइक। तो मैं क्या कह सकता हूं, कैसा पर्सन, इनोसेंट पर्सन, या लुक्स किसकी तरह, लाइक अ चाइल्ड। जब किसी का लुक्स कैसे हो, चाइल्ड की तरह, तो उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड लाइक। क्लियर हुआ चीज़। अब देखो ये दोनों चीज़ तो है, पर मैंने आपको कल भी कहा था कि जितने भी वर्ड्स करते हो उनके साथ साथ उन पे जितने एग्जाम्पल कर लोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, अच्छी होगी। चलिए ट्राई करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके बताओ कि यहाँ क्या यूज़ होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, नो वन लाइक्ड हर डैश बिहेवियर इन द पार्टी बट ऑल appreciated her dash looks। हाँ भाई जरा ट्राई करके बताओ
आपके पास 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है और 2 वर्ड है। अब आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो तो आपको इसी तरह पढ़ना है जैसे कि आप क्लास में हो, आपको खुद को भी क्लास में इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है। देखिए 2 वर्ड मैंने बताया, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, आपके एसएससी का ही रिपीटिंग सेंटेंस है, ध्यान से समझो। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2 आपके पास वर्ड है, इन दोनों में से आपको एक एक वर्ड यूज करना है। अब जरा सेंटेंस पढ़ के यूज करते हैं। नो वन लाइक्ड, किसी ने पसंद नहीं किया हर, उसके बिहेवियर को। सेंटेंस का सेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव। किसी ने भी उसके बिहेवियर को पसंद नहीं किया, तो कैसा बिहेवियर क्या होगा? चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ? क्या यूज करेंगे हम? चाइल्डिश। ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर। इन द पार्टी बट ऑल अप्रिशिएटेड हर, किसको अप्रिशिएट किया? उसके चाइल्ड लाइक लुक को। क्लियर चीज समझ में आई कि अगर जब लुक्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो हम किसको यूज कर रहे हैं? चाइल्ड लाइक को। तो अभी हमने पैरोनिम्स के बारे में समझा। पैरोनिम्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन ऑफ वर्ड सेम होता है, मतलब जिनकी स्टार्टिंग सेम होती है, आगे जाके दोनों वर्ड्स अलग होते हैं और दोनों का जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। 4th नंबर हमने पैरोनिम्स की बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर आते हैं आपके होमोनिम्स। ठीक है, क्या आते हैं आपके नेक्स्ट? होमोनिम्स। अच्छा, होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स इन दोनों से डिफरेंट होते हैं। होमोनिम्स का मतलब होता है कि एक ही वर्ड है, वो वर्ड भी सिमिलर है और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या जो हम साउंड कहते हैं वो भी सिमिलर है, पर एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होगा? अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? जिसमें वर्ड भी सेम है, उसका साउंड या जो प्रोनाउंसिएशन कहते हैं वो भी सेम है, पर डेफिनेटली उनका मीनिंग क्या होगा? अलग। जैसे एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने वर्ड? आर्म्स, ARMS। क्या होता है भाई आर्म्स? तो देखो आर्म्स के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग आर्म्स का मतलब क्या होता है? एक तो होता है लिम्ब, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भुजाएं। सेकंड इसका मतलब क्या होता है? वेपन। ये जिसने भी नाउन क्लास पढ़ी है किसी भी फैकल्टी से, इंग्लिश पढ़ा है और पहला ही लेक्चर अगर नाउन पढ़ा है तो उसमें ये वर्ड जरूर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका आर्म्स का मतलब हो गया लिम्ब, भुजाएं। एक सेकंड होता है इसका मतलब वेपन। ठीक है, अब देखो वर्ड एक ही है पर उसके मीनिंग कितने आ गए? 2। जैसे किसी सेंटेंस में अगर क्या लिखा हो, हाँ भाई क्या लिखा है मैंने? आर्म्स फैक्ट्री। अब अगर कहीं आर्म्स फैक्ट्री लिखा है तो उसमें आर्म्स का मतलब क्या होगा? अब आप खुद सोचो क्या होगा आर्म्स का मतलब? भुजाएं। अगर भुजाओं को होगी तो फिर तो उसका मतलब हो गया वो फैक्ट्री जहाँ भुजाएं कट कट के बिकती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर्म्स का मतलब यहाँ भुजाएं नहीं होगा, क्या होगा? वेपन। तो आर्म्स फैक्ट्री में ये आर्म्स क्या होगा? वेपन होगा। यहाँ इसका मीनिंग लिम्ब नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब मैंने आपको कहा है जब हम अल्फ़ाबेटिकली पढ़ेंगे तब मैं इनको रिलेट कर करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई पैरोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके बाद वो आते हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ भाई क्या आते हैं इसके बाद? नेक्स्ट चीज़ हमारी इडियम एंड फ्रेजेस। क्या होते हैं भाई इडियम एंड फ्रेजेस? अगर आपने बचपन में हिंदी में पढ़ी है चीज़ तो ये वही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। ठीक है, जो हमने हिंदी में पढ़ी है वही चीज़ यहाँ भी है। तो इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? पहले इनको ये समझो कि एग्जाम में आते कैसे हैं। देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ वही जो आपने हिंदी में पढ़े वही इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, बस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इनके पूछने का पैटर्न अलग होता है। अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये डायरेक्टली आते हैं कि आपको एक इडियम दिया, 4 ऑप्शन देते हैं, आपको मीनिंग बताना होता है। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक की, कैट की, सीसेट की, इन एग्जाम्स में जब ये आते हैं तब ये डायरेक्टली नहीं आते। वहाँ ये एक सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं और आपको एक्चुअली में अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पूछते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है टर्न्स द टेबल। क्या लिखा मैंने? एग्जांपल टर्न्स द टेबल। टर्न्स द टेबल फ्रेज है आपका एक, क्या होगा इसका मीनिंग? तो देखो टर्न्स द टेबल का मीनिंग होता है आपका टू
रिवर्स द सिचुएशन। क्या कर देना भाई, किसी भी सिचुएशन को रिवर्स कर देना, मतलब कोई भी जो बाजी होती है उसको पलट देना, उसे हम क्या कहते हैं, टर्न्स द टेबल। अब मैंने कहा है एसएससी डायरेक्टली पूछता है, पर अदर एग्जाम क्या करते हैं, इसके ऊपर सेंटेंस देते हैं। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसको इजीली समझ पाओगे। देखो सेंटेंस क्या है, एक MS धोनी, आप लोग अच्छे से परिचित हैं इनसे, ठीक है। MS धोनी ऑफन टर्न्स द टेबल ऑन द अपोजिट टीम, on the opposite team by his good batting। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, MS धोनी ऑफन टर्न्स द टेबल ऑन द अपोजिट टीम बाय हिज गुड बैटिंग। जो MS धोनी है वो अक्सर टेबल को टर्न कर देता है। टेबल को टर्न करने का मतलब क्या हो गया, वो बाजी को पलट देता है, किसके लिए, अपोजिट टीम के लिए। कब, किसके द्वारा, अपनी गुड बैटिंग के द्वारा। तो यहाँ अब आपको क्या करते हैं, सेंटेंस दिया, मैंने अंडरलाइन करा है, इसको देते हैं और आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देते हैं कि इनमें से आपको बताना है कि टर्न्स द टेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हम बता सकते हैं क्या होगा, टू रिवर्स द सिचुएशन। क्लियर, चलिए। अच्छा, मुझे एक और याद आ रहा है, आपको मैं जरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसका। जैसे मैं सेंटेंस के थ्रू देता हूँ आपको, इसको समझो जरा। We should guard against our green-eyed friend। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, We should guard against our green-eyed friend। हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, गार्ड रखना चाहिए, किसके खिलाफ या किसके लिए, हमारे ग्रीन आइड फ्रेंड के लिए। अब मैंने ग्रीन आइड के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब आपको क्या करते हैं, अंडरलाइन करके ऑप्शन देते हैं। मैं भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा आप ट्राई करिए, आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करिए क्या होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ रिच, सेकंड में आपको दे रहा हूँ एंथुसियास्टिक, इसी के लिए मैं थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा हूँ हैंडसम, इसी के लिए मैं आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं जेलस। हाँ भाई, अब जरा सेंटेंस पढ़ के मीनिंग समझिए और मुझे बताइए ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा। वी शुड गार्ड, हमें गार्ड रखना चाहिए, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, हमारे ग्रीन आइड फ्रेंड के खिलाफ। तो यहाँ ग्रीन आइड का मतलब क्या, रिच है, नहीं। एंथुसियास्टिक, जोशीला, उसके खिलाफ हमें क्यों रखना है गार्ड। हैंडसम पर्सन के लिए, नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जेलस। हमें किसके खिलाफ, किस पर्सन के खिलाफ हमें गार्ड रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, जो जेलस हो, वो हैंडसम हो, एंथुसियास्टिक हो, रिच हो, तो उसके लिए हमें गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये जो चीज़ थी ये आपके क्या होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस। वही सेम चीज़ मैंने कहा है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक एक दो एग्जाम्पल के थ्रू। जब हम पढ़ेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकली इनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी करनी है हमें। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो आता है, वो आते हैं आपके हाँ भाई, क्या लिखे हैं मैंने आपके, फॉरेन एक्सप्रेशन। क्या होते हैं भाई फॉरेन एक्सप्रेशन। ये चीज़ वो है जो जनरली आप जब न्यूज़पेपर रीड करते हो, आपको सबसे टिपिकल टास्क जो लगता है, वो सबसे टिपिकल टास्क आपका यही होता है। हर कोई आपको गाइड करता है कि भाई सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटोरियल टाइम्स, कोई भी पढ़ो। पर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते जब तक आपको वोकेबलरी की अच्छी खासी कैटेगरी वाइज नॉलेज ना हो। अब जब उसमें फॉरेन एक्सप्रेशन आते हैं तो उनका आपको गूगल पे डायरेक्टली मीनिंग नहीं मिलता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है कि आपको वर्ड्स को समझना होता है कि भाई ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग वहाँ क्या निकल रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोग मुझे बताइए कि किस किसने न्यूज़पेपर के अंदर इन वर्ड्स को देखा है। ये कई बार रिपीट होते हैं वर्ड। जैसे एक वर्ड है आपका अमाइकस क्यूरे। हाँ भाई, क्या है वर्ड, अमाइकस क्यूरे। न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो मुझे बताओ जरा इस वर्ड का मतलब क्या है, या किसी ने इसको रीड किया है तो। अमाइकस क्यूरे क्या होता है भाई।
देखो अमाइकस क्यूरे का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन पहले मैं ये चीज़ बताऊं कि अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। और अमाइकस क्यूरे क्या होता है, एक पर्सन होता है, या इस पर्सन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जो कि किसी भी तरीके से किसी कोर्ट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। पर हाँ, अगर कभी कोर्ट को ज़रूरत है कोर्ट को किसी भी एडवाइज़र की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये पर्सन उनकी हेल्प कर सकता है या करता है। इस चीज़ को, इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, अमाइकस क्यूरे। मैं इसकी एक डेफिनेशन देता हूँ, आप उसे समझ पाओगे। अमाइकस क्यूरे का मतलब क्या होता है, एन impartial advisor of a court of law. An impartial advisor of a court of law, किसी भी कोर्ट का एक इम्पार्शियल एडवाइज़र, मतलब जो किसी भी तरीके से कोर्ट से बिलोंग नहीं करता, पर कोर्ट को अगर ज़रूरत है तो वो एडवाइस ज़रूर उन्हें करता है। तो इस तरह के एडवाइज़र को हम क्या कहते हैं, अमाइकस क्यूरे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड समझते हैं हम। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये आता है आपका स्टेटस क्यू। हाँ भाई, क्या है आपका वर्ड, स्टेटस क्यू। क्या होता है भाई स्टेटस क्यू? स्टेटस क्यू क्या होगा, देखो स्टेटस क्यू का जो मतलब होता है वो होता है कि एक वो पर्सन जो जिस तरह की लाइफ चल रही है वो उसी लाइफ में खुश है और किसी भी तरह के उसको बदलाव पसंद नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टेटस क्यू, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो इसे हम कहते हैं एज इट इज़, जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे, कोई चेंजेस नहीं चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस क्यू, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आप उससे अच्छे समझ पाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही इज कंटेंट विद द स्टेटस क्यू and does not like changes, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, ही इज कंटेंट। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड पर्सन, जिसके पास जो है, जो जैसा चल रहा है उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंटेंट। तो ही इज कंटेंट, वो सेटिस्फाइड है किससे, विद द स्टेटस क्यू, जो चीज़ चल रही है, जिस तरह उसकी लाइफस्टाइल चल रही है वो उसमें खुश है, ठीक है। एंड डज नॉट लाइक चेंजेस, और उसको किसी भी तरह के बदलाव पसंद नहीं है। तो स्टेटस क्यू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एज इट इज़, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही। चलिए, अच्छा मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, हम उसे भी डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, वर्ड लिखा है मैंने बोन विवांट। अब देखो इसको बोन विवांट नहीं पढ़ेंगे, आप इसके एंड के टी को साइलेंट करके पढ़ो, बोन विवान। क्या पढ़ते हैं इसको, बोन विवान। काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई लोगों ने सुना है, पर जब मैं इसका मीनिंग बताऊंगा जब उनको एक्चुअली याद आएगा। देखो बोन का मतलब होता है गुड और विवान का मतलब होता है लाइफ। हाँ, अब क्या होता है भाई ये वर्ड, तो बोन विवान का मतलब होता है एक गुड लाइफ, या फिर मैं कहता हूँ अ लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, जो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होती है उसके लिए हम कहते हैं बोन विवान, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, उसे हम कहते हैं एक वर्ड में बोन विवान। तो ये तीनों जो मैंने वर्ड बताए, ये तीनों आपके फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड है। तो फ्रेंच के, अमेरिकन के, अदर लैंग्वेजेस के जो वर्ड होते हैं फॉरेन के, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे आपको समझाने के लिए कि भाई ये और भी कई सारे वर्ड है, धीरे धीरे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये किस लैंग्वेज के हैं। जैसे ये तीनों फ्रेंच लैंग्वेज के और तीनों नाउन है अपने आप में, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब आपको आई होप अच्छे समझ में आया है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। देखिए यहाँ तक जो हमने चीज़ पढ़ी है वो सारी चीज़ें हमने किसको डिस्कस किया है कि जो वोकेबलरी हमने कल स्टार्ट की थी उसमें जो रिमेंबर करने के तरीके थे कि वोकेबलरी को एक्चुअली में याद कैसे करें, ये सारे उसके मेथड थे।
अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर वोकेबलरी आपने याद करने का सिखा दिया और आप याद करा दोगे हमें आगे धीरे धीरे, पर अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि सर वोकेबलरी को हम यूज़ कैसे करें। उसके लिए मैंने आपको 4 मेथड फ्रंट पेज पे दिखाए थे। चलो मैं आपको वापस स्लाइड दिखाता हूँ। देखो हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। हमने लिखा था हाउ टू यूज़ देम, इनको यूज़ कैसे करें। तो एक्चुअली में इनको यूज़ करने के जो हमने 4 मेथड पढ़े थे वो क्या थे, कॉलोकेशन, कॉनोटेशन, कॉन्टेक्स्ट और डिग्री। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनको हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में सर याद तो कर लिया हमने, पर इनको यूज़ कैसे करा जाए। तो देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोकेशन की। हाँ भाई, पहले तो कॉलोकेशन होता क्या, उसकी डेफिनेशन समझो। ये होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कई सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। क्या कहना चाह रहा है ये समझो। देखो कॉलोकेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयरिंग में आते हैं, मतलब कि एक वर्ड जो है वो हमेशा दूसरे वर्ड के साथ ही यूज़ होता है, आप उनके साथ कोई अदर वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका कॉलोकेशन होता है। कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे अगर मैं आपको इनके कॉम्बिनेशंस बताना चाहूँ तो मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने। एक लिखा है मैंने क्विक मील, एक लिखा है मैंने आपके सामने फास्ट फूड। हाँ भाई, क्या लिखे मैंने 2 वर्ड, क्विक मील और फास्ट फूड। मुझे एक छोटी चीज़ बताओ, क्विक का मतलब भी जल्दी होता है और फास्ट का मतलब भी जल्दी होता है। दोनों का मीनिंग आपस में फास्ट ही होता है, जल्दी का ही काम होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कभी आपने क्विक के साथ क्या फूड देखा है, या कभी आपने फास्ट के साथ मील लिखा देखा है? नहीं। तो ये कहलाते हैं कॉलोकेशंस कि आपके दोनों वर्ड्स की जो पेयरिंग है वो हमेशा साथ में यूज़ होते हैं। आप हमेशा फास्ट फूड कहते हो, फास्ट मील नहीं कहते हो। क्लियर हुई चीज़। तो ये चीज़ें जो होती है ये कॉलोकेशंस कहलाती हैं। इनको धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि ये सेंटेंस में किस तरह वर्क करते हैं। जैसे देखो, एक मैं आपको और अच्छी चीज़ समझाता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही डिड अ मिस्टेक। ये आपके CHSL के अंदर, ही डिड अ मिस्टेक, ये आपके CHSL के अंदर आया हुआ है, आपके CHSL एग्जाम के अंदर आया हुआ सेंटेंस है। मुझे बताओ इसमें गलती क्या है, ज़रा सोचो अपने अकॉर्डिंग। ही डिड अ मिस्टेक, इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है? यहाँ देखो कॉलोकेशन का यूज़ हुआ है। चलो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली में यहाँ डिड नहीं आएगा, यहाँ इसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा ही मेड अ मिस्टेक। ही डिड अ मिस्टेक नहीं, उसने एक गलती की थी, तो हम पास्ट में बता रहे हैं, पर उसके लिए हम डिड को यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, मेड। सर ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कॉलोकेशन। आपका जो मेक है, ये मिस्टेक वर्ड है, वो मिस्टेक वर्ड अपने साथ जो वर्ब यूज़ करता है हमेशा वो कौन सी यूज़ करता है, मेक। ये अपने साथ इजमार या डिड या वॉज वर्ब इनको यूज़ नहीं करता। क्लियर हुई चीज़। अपने साथ अगर ये वर्ब यूज़ करेगा तो कौन सी करेगा, मेक। इसी की सेकंड फॉर्म मैंने क्या लिखी है यहाँ, मेड। तो ही डिड अ मिस्टेक कहना गलत है, हम क्या कहेंगे, ही मेड अ मिस्टेक। क्लियर हुई चीज़। चलो इसी से रिलेटेड हम 1-2 चीज़ और डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो चीज़। जैसे मैं 2 वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं किल्ड, ठीक है, एक लिख रहा हूँ मैं LYNCHED, लिंच्ड। 2 वर्ड लिखे मैंने आपके सामने, किल्ड और लिंच्ड। दोनों का मतलब भी मारना होता है, दोनों का मतलब भी किलिंग होता है, पर दोनों के यूज़ का फ़र्क है। जैसे ये आपके न्यूज़पेपर के अंदर आपने बहुत बार वर्ड देखा होगा, जो कि अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा तब आपको याद आएगा। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी। द मॉब डैश द MD। MD कोई भी पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर की, ठीक है, किसी पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। द मॉब। अच्छा पहले तो मुझे याद दिलाओ कि मॉब क्या होता है। आप लोगों ने जिन्होंने मेरे से बैच पढ़ा है इंग्लिश में, उसमें बताता हूँ पहले नाउन चैप्टर के अंदर ही कि क्राउड और मॉब 2 चीज़ें बताई थी मैंने। क्राउड यानी तो भीड़ होती है, और मॉब यानी एक ऐसी भीड़ जो भड़की हुई होती है, बहुत गुस्से में होती है, या अनकंट्रोलेबल क्राउड, एक ऐसा क्राउड जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे अपने एक वर्ड में क्या कहते हैं, मॉब। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। द मॉब जो थी, भड़की हुई भीड़ जो थी, उसने मार दिया किसको, MD को। बहुत सारी भीड़ थी तो उनकी भागा दौड़ी चल रही थी, उसकी वजह से किसको मार दिया, मॉब को। तो अब मैं यहाँ किल्ड यूज़ करूँगा या लिंच्ड यूज़ करूँगा, तो यहाँ वर्ड कौन सा यूज़ होगा, लिंच्ड।
हाँ भाई, क्या यूज़ करूँगा मैं? लिंच्ड। द मॉब लिंच्ड द MD। अब यहाँ लिंच्ड क्यों आया आपका? सेम कॉलोकेशन का, कॉलोकेशन का काम है यहाँ। मॉब जो वर्ड है वो अपने साथ में हमेशा लिंच्ड यूज़ करता है। अब आपने न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कई बार पढ़ा है मॉब लिंचिंग, सुना होगा आपने मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग क्यों आता है? क्योंकि लिंच का मतलब किलिंग करना और वो मॉब के साथ ही यूज़ होता है। हम क्राउड के साथ लिंच को यूज़ नहीं करते। क्लियर हुई चीज़? तो ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाऊँगा। अभी मैं अगर एक ही के बारे में बताने लगूंगा तो मैं बहुत सारे वर्ड्स बता दूंगा, पर मैंने आपको कहा है कि हम अभी इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे इनके वर्ड्स को। क्लियर? ये हमारा कॉलोकेशन था। एक और हम समझते हैं साथ में, सेकंड चीज हम समझते हैं। सेकंड चीज क्या आती है आपकी? कॉनोटेशन। हाँ भाई, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? कॉनोटेशन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी फेवरेट। जो मैं वर्ड्स को जब समझाता हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसको बताने में, कॉनोटेशन को। कॉनोटेशन एक्चुअली होता क्या है? कॉनोटेशन का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ वर्ड। क्या लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में? एटीट्यूड ऑफ वर्ड। हाँ भाई, एटीट्यूड ऑफ वर्ड क्या होगा? अब इसको आप ये नहीं समझो कि सर जो हम एटीट्यूड दिखाते हैं ना, कईयों के सामने हम एटीट्यूड दिखाते हैं काफ़ी, वो एटीट्यूड नहीं है। क्या चीज़ है समझो। एटीट्यूड ऑफ वर्ड का मतलब होता है, यहाँ फीलिंग से रिलेटेड बात हो रही है कि जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, या दो तरीके के आपके कॉनोटेशंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन, एक होता है नेगेटिव कॉनोटेशन। मतलब वर्ड जब होते हैं तो उनको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक ही मीनिंग दे रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीनिंग सेम दे रहे हैं पर एक्चुअली में उनका कॉनोटेशन अलग होता है। एटीट्यूड का मतलब उनकी फीलिंग्स अलग होती है। एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा होता है वर्ड और एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा होता है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा दो तरह के कॉनोटेशन होते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन और नेगेटिव कॉनोटेशन। क्या चीज़ है भाई ये? देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आप समझोगे। पॉजिटिव कॉनोटेशन में जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ फ्रूगल, ठीक है, या अगर मैं इसी के साथ एक वर्ड और लिखता हूं, ठीक है, क्या लिखा है मैंने? थ्रफ्टी। एक तो लिखा है थ्रफ्टी, एक लिखा है फ्रूगल। मैं नेगेटिव कॉनोटेशन में वर्ड लिख रहा हूं आपके स्टिंगी, ठीक है, एक लिख रहा हूं मैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, MONIOUS, ठीक है। फ्रूगल और थ्रिफ्टी दोनों सिनोनिम है, स्टिंगी और पार्सिमोनियस दोनों सिनोनिम है। पर जब आप इसको सर्च करोगे तो एक्चुअली में चारों अपने आप में सिनोनिम है। क्या चीज़ है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको समझो ध्यान से। फ्रूगल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, या फिर थ्रिफ्टी का मतलब भी यही होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम खर्चा करता है या जो बहुत लिमिटेड खर्चा करता है, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्चा करता है, उसे हम इकोनॉमिकल पर्सन भी कहते हैं। इसे हम एक चीज़ और क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिकल, किफ़ायती, जो जितना लिमिटेड जगह होती है जहाँ खर्च करना होता है उतना ही पैसा खर्च करते हैं। मितव्ययी जो होते हैं, कम खर्चीले, वो हम इन्हें कहते हैं फ्रूगल या थ्रिफ्टी। पर यहीं अगर मैं स्टिंगी और पार्सिमोनियस की बात करूं तो ये भी वो होते हैं जो कि कम खर्चा करते हैं। पर अब नेगेटिव सेंस कैसे हुआ? देखो ये लोग वो होते हैं, उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रूगल थ्रिफ्टी, जो कि लिमिटेड खर्चा करते हैं। पर स्टिंगी पर्सन होते हैं जिन्हें हम कंजूस कहते हैं। स्टिंगी का शुद्ध हिंदी मीनिंग देखोगे तो कंजूस होता है, मतलब वो पर्सन जो कम तो खर्चा करते हैं पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी खर्चा नहीं करते हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो पार्सिमोनियस या स्टिंगी कौन होते हैं? जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी खर्चा नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजूस इंसान। तो देखो मीनिंग इन चारों पाँचों का सेम है, पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेंज हुआ? ये वो लोग हैं जो कम खर्चा करते हैं और ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, ज़रूरत होती है वहाँ भी खर्चा नहीं करते हैं। तो ये डिवाइडेशन होता है कि वर्ड का मीनिंग तो सेम है। मैंने आपको कल एक चीज़ कही थी, 10 सिनोनिम्स पढ़ लो आप एक वर्ड के, 10 के 10 सिनोनिम्स जो वर्ड है उनका जब यूज़ करोगे इंग्लिश में तो उनके यूजेस अलग अलग होते हैं, भले ही वो सबके सब आपस में सिनोनिम्स हो, ठीक है। सर अब हमें इसको समझना कैसे है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ डैश पर्सन, ही इज़ अ डैश पर्सन, दैट्स वाई nobody likes him।
हाँ भाई, अब आप खुद ट्राई करके देखो कि सर इस सेंटेंस में मैं आपको 2 वर्ड दे रहा हूँ, एक मैंने आपको दे दिया फ्रूगल, एक मैंने आपको वर्ड दे दिया पार्सिमोनियस। 2 वर्ड है, एक ही सेंटेंस है, एक ही फिलिंग द ब्लैंक से, जरा यूज करके देखो क्या आना चाहिए। देखो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा सर पॉजिटिव वर्ड यूज करना है सेंटेंस में या नेगेटिव, तो ये सेंटेंस आपको खुद बताएगा सेंटेंस का क्या फीलिंग आ रही है। सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो हमें पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज करना है, सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकल रहा है तो हम किसके साथ जाएंगे, नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ। जैसे ही इज डैश पर्सन, वो एक कैसा पर्सन है, या तो फ्रूगल है या फिर पार्सिमोनियस है। आगे का सेंटेंस देखो, डेट्स वाई या डेट इज वाई नोबडी लाइक्स हिम, इसके कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब मुझे बताओ सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव, तो आप कहोगे सर नेगेटिव। जब कह रहे हैं कि कोई भी उसको इस कारण पसंद नहीं करता, तो अगर फ्रूगल है जो बहुत लिमिटेड खर्चा करता है उसके लिए नहीं आएगा, या नेगेटिव सेंस क्या आएगा, पार्सिमोनियस, मतलब वो कंजूस इंसान है इसलिए उसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप क्या यूज करोगे, ही इज अ पार्सिमोनियस पर्सन दैट इज वाई नोबडी लाइक्स हिम, इसलिए उसको कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। तो ये थे आपके कॉनोटेशन, कोलोकेशन। धीरे धीरे हम आगे जब पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट, डिग्री, ये मैं आपको वर्ड्स के थ्रू समझाऊंगा। अब एक चीज़, आज मैंने आपको 2 लेक्चर जो कल और आज लिए हैं उसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली वोकेबलरी को हम काफ़ी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको शायद अभी तक नहीं पता थी, पर अब आपको पता चल गई होगी कि हमें वर्ड्स की जो होती है वो हम कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड चीज़ कि हम वर्ड्स को जो यूज़ करते हैं उनके भी कई सारे पैटर्न्स हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करें, हम एग्जाम में एलिमिनेट अगर करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव किस तरीके से इनकी डिग्रीज होती है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आज क्लास ली थी जिसके अंदर आपको दोनों क्लासों में इंट्रोडक्शन समझाया। अब कल से आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक के सारे वर्ड्स, और मेरी कोशिश रहेगी कल से हम रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ हम धीरे धीरे ग्रुप्स को, साथ ही साथ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को, सबको मैं लेके चलूँगा आपके। ठीक है, डेली आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। उसमें वो वर्ड भी होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, और वो वर्ड भी होंगे जो नियरेस्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस आने की। ठीक है, दूसरा मेरी कोशिश रहेगी कि उसके अंदर कुछ मैं आपके प्रैक्टिस भी इंक्लूड करूँ। ठीक है, सारे जो मैंने आपको ग्रुप डिवाइड किए हैं उसके कुछ कुछ वर्ड मैं आपके एग्जाम के लूँ ताकि आपकी रनिंग बनी रहे, जो इतने टाइम से सब कुछ बंद था वो वापस रनिंग में आए। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।